So this is an orientation session for our new course, that is Marks Enrichment Program for 2023, for Mains 2023. Okay, so which will be starting from 21st of June, right? This course will be starting from 21st of June. Why 21st of June? Because most probably your prelims result will be out by 20th of June, right? So see, till prelims, जितना भी आपको knowledge accumulate करना था, you have already accumulated. But what matters in mains is how are you presenting your knowledge, ठीक है? वहाँ पर knowledge accumulation doesn't matter, but presenting your knowledge matters, ठीक है? एक स्टूडेंट है जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसको पता है कि इसका आंसर क्या है, बट उसको प्रेजेंट करना नहीं आ रहा है. एंड द अदर स्टूडेंट है जिसके पास लिमिटेड नॉलेज है, बट ही इज एबल टू प्रेजेंट दैट नॉलेज वेरी वेल. ही इज एबल टू रेप्लिकेट इट in his or her answers. So that is what matters, ठीक है? बिकॉज अल्टीमेटली हमें मार्क्स चाहिए, ठीक है? और मार्क्स किस बेसिस पे मिलेंगे? जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी आंसर शीट पे, right? So that is what matters and that is what we are going to focus in this course. Okay, so let's look at the highlights of the course. So first of all, outright focus on answer writing and score enhancement. हमारे प्रोग्राम का नाम ही है मार्क्स एनहांसमेंट प्रोग्राम, राइट? कि हम कैसे अपने मार्क्स को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें हमारा फोकस, टोटल फोकस रहेगा हमारी आंसर राइटिंग स्किल्स के ऊपर, कि हमने कैसे लिखना है, आंसर्स को कैसे लिखना है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे बॉडी उसका मेन कंटेंट कैसे लिखना है और कंक्लूजन कैसे लिखना है. तो हम इसमें करेंगे क्या? बेसिकली हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे GS3 के टॉपिक में, GS3 के पेपर में इकोनॉमी के 10 टॉपिक्स गिवन है, राइट? इकोनॉमी रिलेटेड 10 टॉपिक्स हैं. उनको हमने टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने सेग्रीगेट कर लिए हैं. वो मैं आपको द लास्ट ऑफ द लेक्चर आई विल शो यू दोस क्वेश्चंस एज वेल. ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता कैसे चलता है, क्या पता लगता है? उससे हमें ये पता लगेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, कितनी वेटेज है, कितना टाइम हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक को देना चाहिए, कितने क्वेश्चंस उस टॉपिक से आ चुके हैं और उस टॉपिक में से कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है विद इन दैट टॉपिक. ओके, तो हमें फोकस किस पे करना है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस तक हमारे पास 2 से 3 महीने हैं. उसमें हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते. हमें एक कंसोलिडेट करना होगा अपने मटेरियल को. हमने जितना भी पढ़ा है, बार बार आप सारी बुक्स नहीं रीड करोगे, ठीक है? आप पूरी सारी बुक्स अगर सिर्फ रीड करने में टाइम लगा दोगे तो आपको नहीं पता होगा कि आप पेपर के टाइम पे लिखना क्या है, ठीक है? तो हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो हम एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज करके जा सके, ठीक है? और उसके लिए अगर वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में है, सो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन हैव, right? So we'll be in this course, we'll be consolidating our all the knowledge that we have accumulated till now into small notes, okay, into a limited number of notes which are enough for the exam, ठीक है? जो हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, वो रेलेवेंस हमें पता कैसे चलेगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू. अब हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे. जो 10 टॉपिक्स हैं हमारे पास, हम एक टॉपिक को लेंगे, उसके अराउंड के बेसिक्स थोड़ा सा कवर करेंगे, क्या क्या हमें उस टॉपिक के अंडर कवर करना है वो देखेंगे. और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस उस टॉपिक से आ चुके हैं हम उसको एनालाइज करेंगे. एंड अभी हमें क्या स्टैटिक पार्ट कवर करना है उसका, और क्या करंट अफेयर्स का जो भी न्यूज़ में है इस वक्त, उससे क्या रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो उन सबको हम एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में कवर करेंगे, ठीक है? ताकि जब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है, सो वी विल बी हैविंग अ पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन टू स्टार्ट विद, अ पर्टिकुलर कंक्लूजन टू एंड विद. ओके, सो अगर हमारे पास कुछ भी क्वेश्चन लाइक कुछ भी जो मान लो बजट में कुछ पूछा गया है, उससे रिलेटेड हमारे पास ग्रीन ग्रोथ एक क्वेश्चन है जो हम आज डिस्कस भी करेंगे ग्रीन ग्रोथ से रिलेटेड. तो अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आता है, हमें पता है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, वो हमें पता है उसको एंड कैसे करना है, कंक्लूजन कैसे देना है उसका. कोई कोट्स जो किसी इकोनॉमिस्ट ने दी हो तो उसको हमें कैसे अप्लाई करना है या रेप्लिकेट करना है अपने आंसर्स में, वो हम लर्न करेंगे. कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें लर्न करनी पड़ती है. वी कैन नॉट रिमाइंड, वी उस टाइम पर हमें याद नहीं आएंगी वो चीज़ें कि हमें क्या लिखना है. ओके, इफ वी हैव टू कोट आउट समथिंग, वी हैव टू कोट इट इन द इन्वर्टेड कॉमास, वी हैव टू रेप्लिकेट द सेम थिंग इन आवर आंसर्स, ताकि हम उसको अंडरलाइन कर सकें, हम दिखा सकें दैट दिस इज समथिंग दैट इज सेड बाय एन इकोनॉमिस्ट. सो वो चीज़ें हमें लर्न करनी पड़ती हैं. तो वील हैव टू मेक नोट ऑफ इट, वील हैव टू लर्न दोज थिंग्स. ओके, एंड देयर आर सम अदर थिंग्स कि अगर हमें नहीं पता है तो हमें उसको लिखना कैसे, कैसे हमें बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, क्या क्या डायग्राम्स हम यूज़ कर सकते हैं टू टाइम को मैनेज करने के लिए. हम कई बार डायग्राम्स में प्रेजेंट कर सकते हैं. सो ऐसी चीज़ें वील स्टडी एंड वील लर्न इन दिस होल कोर्स. ओके, सो आंसर राइटिंग फॉर स्कोर एनहांसमेंट, राइट? दिस इज वन थिंग. देन हम करेंगे कैसे? 150 अराउंड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में, पूरे कोर्स में, जिसमें PYQs भी इंक्लूडेड होंगे.
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दूसरे स्टैटिक क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड टॉपिक वाइज. ओके, देन वील वर्क ऑन इफेक्टिव इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स, कि हमें, क्योंकि मेन थिंग दैट मैटर्स इज द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. कंटेंट मैटर करता है, लेकिन अगर आप स्टार्ट ही अच्छा नहीं कर रहे हो तो वहीं से हमारा इंप्रेशन गोज रॉन्ग टू द एग्जामिनर, कि हमें स्टार्ट ही नहीं करना आ रहा है आंसर. ठीक है, तो कैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं और कैसे हम एंड कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग. ओके, सो दैट वी लर्न हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड, फोकस रहेगा उस पर हमारा. देन यूज ऑफ इंपॉर्टेंट कोट्स एंड एनेक्डोट्स, जो मैंने अभी बताया कि हम अगर कोई इकोनॉमिस्ट ने कुछ कोट किया है या बजट में कोई लाइन स्पेसिफाई की गई है या बजट स्पीच में कुछ बोला गया है, सो विच इज इंपॉर्टेंट, विच वी कैन कोट एंड रेप्लिकेट इन आवर आंसर्स डायरेक्टली, सो दैट वी लर्न. वो हम एनेक्डोट्स, हम कोट्स हम लर्न करेंगे ताकि हम डायरेक्टली उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने आंसर्स में. अगर हम इन सबकी प्रिपरेशन करके नहीं जाते हैं ना, अगर हम सिर्फ रीडिंग करके जाते हैं और हमें लगता है हम अपने आप लिख लेंगे आंसर्स, तो वहां जाके हमें कुछ भी याद नहीं आता. ठीक है, वहां पर बैठकर हम खुद ही बनाएंगे, लेकिन हम डायरेक्टली हम सेम थिंग रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे. सो वील हैव टू लर्न सम थिंग्स, देयर आर सम कोड्स दैट वील बी लर्निंग, एंड देन व्हेन यू विल बी राइटिंग इट, देन यू विल योरसेल्फ गेट द कॉन्फिडेंस कि अच्छा आवर आंसर इज गुड. ओके, जब आप लिख कर आओगे तो आपको खुद लगेगा कि हमने एक अच्छा आंसर लिखा है, बिकॉज हमने कोट किए हैं कुछ चीजें, हमने अंडरलाइन किया है इंपॉर्टेंट थिंग्स, हमने कुछ डायग्राम्स यूज किए. तो ये सब चीजें वील बी लर्निंग. देन वैल्यू एडिशन सच एज फ्लो चार्ट्स, टेबल्स एंड डायग्राम्स, राइट. Then one-on-one discussion for marks enrichment. जब आप लिखोगे, when you will be writing it, then we'll discussing it by. Okay. So then, next is importance of answer writing. Okay. अब answer writing important क्यों है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला आपको कि प्रीलिम्स तक हमने जितनी नॉलेज एक्यूमुलेट करनी थी हमने कर ली. ठीक है. Now is the time when we have to know how to present that knowledge. हमें एग्जामिनर को बताना है, उसको नहीं पता हमें कितनी नॉलेज है. प्रीलिम्स में हमारे सामने आंसर्स होते हैं, हमें सिर्फ देखना होता है कि आंसर करेक्ट कौन सा है. ठीक है, लेकिन मेंस में हमें खुद आंसर लिखना है. दैट मीन्स अब एग्जामिनर को नहीं पता हमें कितनी नॉलेज है, उसको नहीं पता ये पेपर किसका है, क्या किसकी आंसर शीट है. हमें ये दिखाना है कि हमें नॉलेज है, हमें प्रेजेंट करनी है जितनी भी लिमिटेड नॉलेज है हमारे पास. Okay, so if you have limited knowledge but you have the ability to present it, that is much better than having a more knowledge and you are not able to present that knowledge. Okay, so that is the importance of answer writing. जितना ज़्यादा आप लिखोगे, जितना ज़्यादा हमारे पास notes consolidated होंगे question answers format में, that will be the best thing that we can have before exam, before mains exam. Okay, ताकि हम उसको रिवाइज कर सकें, हमारे माइंड में लर्न हो जाएंगे कुछ चीज़ें जो हम डायरेक्टली रेप्लिकेट कर पाएंगे अपने आंसर्स में एट द टाइम ऑफ एग्जाम. नेक्स्ट, इफ यू विल नॉट डू इट, समवन एल्स विल डू इट. ठीक है, अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि हम सिर्फ रीड करके जाएंगे और ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे कंपटीशन है. दिस इज नॉट जस्ट कॉलेज एग्जाम की सब पास हो जाएंगे या सब के मार्क्स थोड़ा थोड़ा डिफर करेंगे. यहाँ पे एक एक मार्क्स मैटर करता है, एक एक मार्क मैटर करता है यहाँ पे. ठीक है, एक मार्क्स से हम सेलेक्ट भी हो सकते हैं और एक मार्क्स से हम रिजेक्ट भी हो सकते हैं. ठीक है, वी कैन बी आउट ऑफ द लिस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ 1 मार्क्स ऑल्सो. तो अगर हम नहीं लिखेंगे तो कोई और लिखेगा और कोई और लिखेगा तो वो सिलेक्ट होगा ऑब्वियसली. ठीक है, सो वील हैव टू ट्राई आवर बेस्ट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सके अपनी प्रैक्टिस सो दैट वी शुड बी सिलेक्टेड. ओके, सो हाउ एल्स डू यू कंसोलिडेट योर एंड रिवाइज. और किस मतलब इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि आपके पास पूरा फॉर्मेट है, आंसर्स के फॉर्मेट है और आप उसी को रिवाइज कर रहे हो, वहीं जाकर आपको लिखना है. ठीक है, रादर देन जस्ट रीडिंग द बुक्स एंड देन डिसाइडिंग एट द टाइम ऑफ एग्जाम कि आपको लिखना क्या है. ठीक है, तो उसकी बजाय अगर आपके पास नोट्स होते हैं, आपके पास कंसोलिडेटेड लिमिटेड मटेरियल है, उसी को आप बार बार रिवाइज कर रहे हो, सो दैट इज द बेस्ट थिंग. ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग दैट वील बी कवरिंग इन दिस कोर्स. नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स. अब हम देखते हैं कि आंसर्स को हमें प्रेजेंट कैसे करना होता है. ठीक है, मेन थिंग यहाँ पर जो हमें पता है कि हैंड राइटिंग मैटर करती है. ठीक है, हैंड राइटिंग, लेकिन अब देखो, अब हम एकदम से हैंड राइटिंग को इम्प्रूव तो नहीं कर सकते हैं, बट हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं जिससे कि अगर हैंड राइटिंग सेम है बट एटलीस्ट वो थोड़ी सी बेटर हो पा रही है, नॉट बिकॉज ऑफ हैंड राइटिंग बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स. कैसे? जैसे अगर आप हैंड राइटिंग पे आते हो, एक ही हैंड राइटिंग है. ठीक है, अब इसमें हमें समझ भी नहीं आ रहा, इतना कंजस्टेड लिखा हुआ है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कैसे. अब हमारा मेन मोटिव क्या है कि एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको इम्प्रेस करना है. ठीक है, अब वो एग्जामिनर अगर उसको इतना एफर्ट लग रहा है आपका एक क्वेश्चन चेक करने में, तो वो कैसे मार्क्स देगा आपको? नहीं देगा, राइट. तो उसके लिए हमें एफर्टलेस बनाना है अपना पेपर चेक करना. ठीक है, वो ऑलरेडी हंड्रेड ऑफ पेपर चेक कर चुके हैं. ठीक है, उसके बाद आपका पेपर आ रहा है, वो और ज़्यादा वो मतलब
it should be easier for him to check your paper, and that is what will make him give you marks. ठीक है, जितना इजी हो पाएगा उसके लिए समझना कि आपने लिखा क्या हुआ है, वो उतना ही बेटर है आपके लिए. अगर वो समझने में इतना टाइम लगा रहा है, वो मार्क्स कैसे देगा आपको? ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज प्रेजेंटेशन. अगर आंसर राइटिंग हमारी ऐसी है, हम ऐसे हैंड राइटिंग लिख रहे हैं, कंजस्टेड वे में लिख रहे हैं, तो उसको समझ ही नहीं आएगा. अब हम ऐसा तो नहीं है कि हैंड राइटिंग हम एक दिन में इम्प्रूव कर लेंगे, लेकिन हम इसमें इम्प्रूव क्या कर सकते हैं? हम स्पेसेस दे सकते हैं. हम इतना सीख सकते हैं कि अब हम राइटिंग कैलीग्राफी तो नहीं सीख सकते बैठकर, लेकिन एटलीस्ट हम इतना समझ सकते हैं कि हमें अपने वर्ड्स के बीच में स्पेस रखनी है, अपनी लाइंस के बीच में स्पेस रखनी है. उसी से बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा आपको. ठीक है, तो हमें वर्ड्स के बीच में स्पेस, लाइंस के बीच में स्पेस, ताकि एटलीस्ट वो नीट एंड क्लीन पेपर लगे, वो कंजस्टेड पेपर ना लगे. ठीक है, तो हैंड राइटिंग में हमें ये फोकस करना है. देन पैरा स्पेसिंग. ठीक है, बुलेटिंग, अंडरलाइनिंग, डायग्राम्स हम एक एक करके देखते हैं. हैंड राइटिंग हमने देखा, अब इसी की जगह ये पेपर देखिए. ठीक है, अब इसमें एटलीस्ट उसमें स्पेस है. हैंड राइटिंग भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कैलीग्राफी के साथ लिखना है आपने. हैंड राइटिंग भी ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं भी है तो एटलीस्ट उसमें स्पेस दीजिए. ठीक है, और स्पेस और उसकी लाइन स्पेसिंग एंड वर्ड स्पेसिंग की वजह से वो एटलीस्ट नीट एंड क्लीन लग रहा है. ठीक है, तो इट विल बी ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू चेक द पेपर. ओके, देन व्हाट वी हैव इज, जस्ट अ सेकेंड. देन पैरा स्पेसिंग. अब इसी एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि पैराग्राफ्स डिवाइडेड है. ठीक है, इसमें इनफैक्ट अगर ये पैराग्राफ जो सेकंड पैराग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होता तो और बेटर होता. मतलब कि द रैपिड पेस जो हमने लिखा है वो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते तो दैट वुड बी मच बेटर. तो हम स्पेस दे सकते हैं विद इन द पैराग्राफ्स, ताकि एवरीथिंग इज वेरी नीट एंड क्लीन एंड इट इज विजिबल कि अच्छा ये नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है. सो दैट इज मोर इम्प्रेसिव टू द एग्जामिनर एज वेल. अगर हम एक ही पैराग्राफ में बस लिखते जा रहे हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा एग्जामिनर को, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो एटलीस्ट हमारा प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि अब ठीक है, एक पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ, और उसके बाद जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो 1 पैराग्राफ में या मैक्सिमम 2 पैराग्राफ में, स्मॉल पैराग्राफ में, दैट इज एनफ. उसके बाद आप बॉडी जब स्टार्ट करते हो तो उसको बुलेट पॉइंट्स में जितना लिखेंगे दैट वुड बी मच बेटर. वो हम धीरे धीरे सीखेंगे. पैरा स्पेसिंग, देन बुलेटिंग. ठीक है, अब बुलेट मार्क्स आप इस तरीके से कर सकते हो, बुलेट मार्क्स लगा सकते हो, बुलेट को सर्कल कर सकते हो, आप इस तरीके के मार्क्स यूज कर सकते हो, आप स्टार मार्क कर सकते हो, राइट, आप स्क्वायर बना सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज यू कैन नंबर 1 2 3 जब आप मेंशन कर रहे हो. अब उसके अंदर अगर आपको नंबरिंग करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं. 1, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट. अब आपको 1 के अंदर विद इन 1 नंबरिंग करनी है तो यू कैन पुट दीज वे, और यू कैन पुट ABC, right? So this is how you can present your paper. Okay, जितना ज़्यादा हम पॉइंट्स में मेंशन करेंगे, अगर हम सब कुछ जो हमें पता है हम बस लिखते ही जा रहे हैं और कुछ पॉइंट्स नहीं है, it will be very difficult for the examiner to understand. Okay, and it will take time for the examiner to understand. अब वो एक क्वेश्चन में अगर 7 मिनट 10 मिनट लगा रहा है सिर्फ समझने के लिए कि आपने लिखा क्या हुआ है, वो फ्रस्ट्रेट होकर मार्क्स नहीं देगा. ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप उनके लिए इजी बनाओ पेपर चेक करना, प्रेजेंटेबल बनाओ, वो देखकर खुश हो जाए कि ठीक है, अभी तक इतने सारे पेपर्स चेक करे, दिस पेपर इज समथिंग दैट आई एम वेरी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड. वो यही सोचकर वो मार्क्स देंगे. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस. ठीक है, जरूरी नहीं है वो सिर्फ आपकी नॉलेज देख रहे हैं, इतना टाइम भी नहीं है उनके पास. सो द प्रेजेंटेशन रियली मैटर्स, हाउ यू आर प्रेजेंट. ओके, सो दिस इज हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर्स. ओके, देन अंडरलाइनिंग. अब अंडरलाइनिंग में हम क्या अंडरलाइन करते हैं? अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बट अंडरलाइन क्या करना होता है? जो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, हम वही चीजें अंडरलाइन करेंगे दैट इज इम्पॉर्टेंट, जो हम शो कर रहे हैं कि अच्छा दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट. ओके, अब अंडरलाइनिंग इज ऑल्सो डन बिकॉज अगर वो एग्जामिनर वो सिर्फ अंडरलाइन पार्ट भी रीड कर रहे हैं, बिकॉज अगर कुछ हमने ज्यादा अंडरलाइन किया हुआ है ना, तो द एग्जामिनर दिस इज अ टेंडेंसी कि वो सिर्फ अंडरलाइन पार्ट रीड करने लगेंगे. तो अगर वो खाली अंडरलाइन पार्ट भी रीड कर रहे हैं तो उनको समझ आ रहा है, उनको एक क्रिस्प मिल रहा है कि आपने लिखा क्या हुआ है. ठीक है, जैसे आप इसमें देख लीजिए, अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो
जैसे इन्होंने बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है, कुछ बॉडी का पार्ट है वो, बॉडी का पार्ट दैट मीन्स क्वेश्चन की बॉडी का पार्ट है। द इंक्लूसिव ग्रोथ अप्रोच टेक्स अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है, खाली अंडरलाइन पार्ट रीड कर रहे हैं हम। इंक्लूसिव ग्रोथ लीड्स टू अ वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विच क्रिएट्स अ डिमांड, ठीक है, विथ बेटर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पीपल मूव अवे फ्रॉम पॉल्यूटिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज वुड। तो ये अगर आप खाली अंडरलाइन पार्ट भी रीड कर रहे हो, सिर्फ अंडरलाइन पार्ट भी रीड किया जा रहा है, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज गिविंग अ क्रिस्प इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर कि आपने किस बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अंडरलाइन हमें वो करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि अगर वो अंडरलाइन पार्ट भी रीड कर रहे हैं, सो दैट इज गिविंग अ क्रिस्प टू द एग्जामिनर ऑफ योर द समरी ऑफ योर आंसर बेसिकली। और अदरवाइज अगर आप पूरी पूरी लाइन्स अंडरलाइन कर रहे हो, अदरवाइज अगर आप कुछ स्मॉल चीजें अंडरलाइन कर रहे हो, तो आप सिर्फ कमिटीज के नाम, किसी इनिशिएटिव का नाम, उसको अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि पेन कौन से यूज करने हैं या कलर्स कौन से यूज करने हैं। तो ब्लू एंड ब्लैक यू कैन यूज, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि अगर आप जो बोल्ड करना है या फिर जो अंडरलाइन, मतलब बोल्ड ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं, बट अंडरलाइन जो करना है उसको आप ब्लैक से लिख दो, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है और वो टाइम थोड़ा सा कंज्यूम करते हैं, बार बार आप पेन चेंज करेंगे, तो इट्स बेटर टू यूज विद ब्लू पेन ओनली, बट यू कैन अंडरलाइन द सेम थिंग, ठीक है। तो आप सिर्फ कमिटीज के नाम, इनिशिएटिव्स के नाम या किसी पर्सन का नाम अगर आप डाल रहे हो, या फिर कोई कोट अगर आप कोट कर रहे हो, कोटेशन या एनेक्डोट अगर आप लिख रहे हो, तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर आप पूरी पूरी लाइंस अंडरलाइन कर रहे हो, सो दैट मीन्स दैट इज, वो माइंड में आएगा एग्जामिनर के कि आपको एक समरी प्रोवाइड कर रही है वो, कि आप सिर्फ अंडरलाइन पार्ट ही रीड कर लो। तो एग्जामिनर सिर्फ अंडरलाइन पार्ट, दिस इज द टेंडेंसी, अगर हमारे पास भी आएगा तो आप भी अगर करेंगे तो आप सिर्फ अंडरलाइन पार्ट रीड करने लगेंगे अगर ज्यादा कुछ अंडरलाइन, ओके। सो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करो। अगर आप कुछ सिर्फ कमिटीज के नाम या ऐसे कुछ जो नेम्स हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरलाइन दैट, देन दैट कैन ऑल्सो बी डन, ओके। देन डायग्राम्स, अब दिस इज वन फ्लो चार्ट दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट इन माय डिफरेंट कोर्सेज, लाइक प्रीलिम्स के कोर्स में मैंने एक फ्लो चार्ट शो किया था, जो हम पढ़ेंगे आगे जब हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। सो अब ये किस लिए डायग्राम्स हम क्यों यूज करते हैं? एक तो हम टाइम सेव करने के लिए यूज करते हैं कि टाइम सेव होगा, हमें पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, इससे बेटर हम डायग्राम ड्रॉ कर दें। इट ऑल्सो गिव्स एन गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर कि आपको पता है चीजें बिल्कुल फ्लो में, ठीक है। फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स, इससे टाइम भी सेव होता है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन भी आती है, एंड ऑल्सो इट गिव्स अ क्रिस्प टू द एग्जामिनर कि आपको चीजें पता है, ठीक है। तो अब फ्लो चार्ट, जैसे ये वाला फ्लो चार्ट है कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो देयर विल बी इंक्रीज इन प्राइसेस, राइट। सिमिलरली दूसरी साइड में इंक्रीज इन मनी विद बैंक्स के पास पैसा ज्यादा होगा, सो देयर विल बी डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ राइज करेगी। सो देयर इज ऑन दी वन हैंड देयर इज इन्फ्लेशन एंड ऑन दी अदर हैंड वी कैन सी इकोनॉमिक ग्रोथ। सो दिस विल बी स्टडिंग व्हेन वी विल बी डूइंग द टॉपिक्स, बट दिस इज वन ऑफ द फ्लो चार्ट। तो अगर आपको कुछ भी रिलेशन दिखाना है बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइसेस और बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, या फिर मनी विद बैंक्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, या मनी सप्लाई एंड ऑब्वियसली इंक्रीज इन प्राइसेस इन्फ्लेशन के बीच में, तो ये आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो। उससे सिर्फ एक फ्लो चार्ट से ही सारा का सारा आंसर आ रहा है आपके पास, ठीक है। सो अगर वो सिर्फ ये फ्लो चार्ट देखते हैं, उससे भी एग्जामिनर को पता लग रहा है कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन है, आपको नॉलेज है उस चीज की, ठीक है। सो दिस गिव्स अ गुड इम्पैक्ट, दिस गिव्स अ गुड प्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो इट सेव्स योर टाइम, ठीक है। तो इससे प्रॉपरली डिफाइंड हो रहा है, आपको मतलब क्लियरली दिख रहा है कि आप क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हो, ओके। आपका टाइम भी सेव हो रहा है। आप अगर आप वो पैराग्राफ्स में लिखना शुरू करोगे, आपको समझ नहीं आएगा आपको क्या क्या चीजें कैसे लिखनी है, ठीक है। मे बी इट विल टेक मच टाइम ऑल्सो एंड you will not be able to present it that well as well, okay. So there will be different flow charts जो हम पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट्स भी, डायग्राम्स भी, जिसके हमें चांसेस हैं, अगर वो मान लो बजट में कुछ आया हुआ है या इकोनॉमिक सर्वे में या बार बार न्यूज में आ रहा है, करंट अफेयर्स में, तो वी नो कि कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए हम पहले से डायग्राम्स प्रैक्टिस करके जाएंगे, राइट। सो वील बी प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग, ओके, बिफोर हैंड, ओके। सो इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम्स क्या होता है? एनहांसेस योर आंसर क्वालिटी, ऑब्वियसली आंसर्स प्रेजेंटेशन बढ़ती है, क्वालिटी अच्छी लगती है आंसर की, टाइम सेव होता है, ब्रेक्स मोनोटोनी, क्योंकि अगर कोई एग्जामिनर है, इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स चेक कर चुके हैं, वो आंसर शीट्स चेक कर चुके हैं, तो उसमें ऐसा कुछ शो नहीं किया गया, वो सिर्फ आंसर्स लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए कुछ डिफरेंट होगा कि अच्छा इसने एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, तो वो दैट इज ब्रेकिंग द मोनोटोनी। जो सब कुछ सब लोग कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हो, ओके। सो ऑब्वियसली यू आर having a high chance to get more marks. Then helps explain difficult concepts. जो concepts में भी difficult दिख रहे हैं उनको आप बहुत easily
शो कर सकते हो। प्रोवाइड समरी ऑफ इंफॉर्मेशन इन दी आंसर, ठीक है। वो सिर्फ वो फ्लो चार्ट देखकर ही समझ जाएगा कि आपको पता है कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। एंड ऑल्सो वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम आंसर्स लिखते हैं हमें वो नहीं लिखना है जो हमें आता है, हमें वो लिखना है जो पूछा गया क्वेश्चन में। मोस्टली हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जो हमें नॉलेज है हम बस उसको सब कुछ लिखने की कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ उस आंसर में लिखते हैं, लेकिन हमें लिखना वो है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, और पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स फॉर डायग्राम्स। पहली चीज, डायग्राम शुड बी नीट एंड सूटेबली साइज्ड। ऐसा नहीं है कि पूरे पेज पे आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, पूरे पेज पे आपने फ्लो चार्ट बना दिया है, ऐसा नहीं करना है। एक स्मॉल एरिया देख रहे हैं उसको, और उसको बाउंड्री भी क्रिएट करनी है उसकी, ठीक है। आप एक स्मॉल बॉक्स बनाओ, उसके अंदर डायग्राम बनाओ, ताकि वो बहुत नीट एंड क्लीन लगे, सूटेबली साइज हो, छोटा सा हो, बहुत बड़ा नहीं, इतना छोटा नहीं, मतलब अगर आप पूरे पेज पे बना रहे हो तो कुछ एरिया ले, मतलब जैसे अगर दिस इज द पेज, दिस इज द पेज, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, आंसर स्टार्ट कर रहे हो आप, इतने एरिया में यू आर ड्रॉइंग अ डायग्राम, और जस्ट अ लिटिल मोर देन दिस, अगर वो डिपेंड ऑन कि कितना कैसा डायग्राम है, ठीक है। और यहाँ से आप लिखना शुरू कर रहे हो तो इसके साइड में भी आप लिखिए, ठीक है, और यहाँ पर आप एक बाउंड्री क्रिएट करिए, या फिर आप बीच में ड्रॉ कर रहे हो तो वो और छोटा होना चाहिए, ठीक है। सो एक सूटेबली साइज डायग्राम डिपेंडिंग अपॉन हाउ द डायग्राम इज, मे बी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, अगर फ्लो चार्ट है तो थोड़ा सा बड़ा जाएगा, नॉर्मल डायग्राम है अगर कोई ग्राफ है तो वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली वो दिखना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोटा हो रहा है, बिल्कुल बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इट शुड बी सूटेबली साइज एंड नीट एंड क्लीन, ठीक है। सो डायग्राम शुड बी नीट एंड सूटेबली साइज, प्रैक्टिस डायग्राम्स बिफोर हैंड। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके इमेजिन कर रहे हो, अच्छा मैं इसको डायग्राम के वे में शो कर दूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या ड्रॉ करना है, अगर आता है तभी ड्रॉ करिए, अदरवाइज यू कैन जस्ट राइट इट, ठीक है। लेबल योर डायग्राम्स प्रॉपरली, ड्रॉ डायग्राम्स इन अ बॉक्स, बॉक्स में ड्रॉ करना है। यूज अप्रोप्रिएट स्टेशनरी, कि बिल्कुल लाइट पेंसिल या बहुत डार्क से नहीं करना कि वो फैल ही जाए, तो प्रॉपरली यूज करना है। हम उसको यूज कर रहे हैं टू एनहांस द क्वालिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से हमारी प्रेजेंटेशन खराब हो रही है, ठीक है। देन टेबल्स हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिफरेंट सेक्टर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन शो करना है जीडीपी में, तो आप टेबल के फॉर्म में शो कर सकते हो, ठीक है, एक टेबल बनाकर। सो सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ऐसे आप, और यहाँ पर आप कंट्रीब्यूशन लिख सकते हो जीडीपी का। सिमिलरली आप डायग्राम्स में के वे में, पाई चार्ट के वे में शो कर सकते हो, ठीक है, एग्रीकल्चर का कितना शेयर है, सर्विसेज का कितना शेयर है, ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग का कितना शेयर है, वो पाई चार्ट के फॉर्म में परसेंटेज लिख के शो कर सकते हैं, ठीक है। साइक्लिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो पॉवर्टी लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पॉवर्टी, ऐसा कुछ बना सकते हैं, यहाँ पे पॉवर्टी लिख दीजिए, ठीक है। दिस इज साइक्लिकल कॉन्सेप्ट। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा साइक्लिकल कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, या फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके केस में भी आप ऐसे फ्लो चार्ट्स या साइक्लिकल कॉन्सेप्ट्स शो कर सकते हैं, ठीक है। देन थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर, क्या मेन चीज़ें हमें रखनी है दिमाग में, पहले तो स्कैन द पेपर प्रॉपरली, ठीक है। आपको क्वेश्चंस को देख लेना है बहुत अच्छे से कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके बाद आपको सीक्वेंस करना है कि आपको पहले कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कितना टाइम आपको डिवोट करना है, आपको पता होना चाहिए स्टार्ट करने से पहले कि आपको पर पेपर, पर क्वेश्चन कितना टाइम डिवोट करना है। तो जो क्वेश्चंस मोस्टली 12 to 13 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, मतलब आपको उसके बारे में पता है, आप लिख सकते हो उसके आंसर्स, तो उनको आप मार्क कर दीजिए 1 के फॉर्म में, या फिर ए लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यू कैन स्टार्ट 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत पता है आपको उसके बारे में, बट यू आर नॉट रेडी विद द कंटेंट, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, so for that you can mark B. Then 1 or 2 questions you don't know anything about it, because it happens that we do not know anything about 1 or 2 questions, so उसके लिए आपको पूरा ही सोचना पड़ेगा, so you can mark C, okay, right? So what you have to do is you'll have to sequence your answers, कि आपको कौन सा आंसर पहले लिखना है, कौन सा आंसर बाद में लिखना है, ताकि you'll be knowing कि कितना टाइम किसको डिवोट करना है। और ऐसा नहीं करना कि जो आंसर आपको आता है उसके आप मतलब आधा पौना घंटा आप एक ही आंसर पे लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू डू दैट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे से लिख रहे हो तो एक ही क्वेश्चन से आप सारे मार्क्स ले लोगे। सो जो मार्क्स है एक एवरेज होता है, उससे ऊपर आपको नहीं मिलेंगे,
ठीक है, तो यू हैव टू ट्राई टू गेट, अदरवाइज भी अगर आप नॉर्मली डिफरेंट जीएस पेपर्स में भी देखते हो ना, तो अगर इफ यू आर स्कोरिंग अबव एवरेज इन ऑल द जीएस पेपर्स, देन देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ यू गेटिंग इनटू द लिस्ट। ओके, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि एक जीएस पेपर में बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, एक में बहुत कम आ रहे हैं, तो देयर इज लेस प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली विद द क्वेश्चंस विद इन द पेपर, ठीक है, तो यू हैव टू डिवोट ऑलमोस्ट इक्वल टाइम टू ऑल द क्वेश्चंस। ये ठीक है कि अगर आपको बहुत अच्छे से आते हैं उसको थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो इन कंपैरिजन की टू द वन जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, बट यू डू नॉट हैव टू लीव एनी क्वेश्चन। ओके, यू हैव टू ट्राई टू एवरेजली अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। ओके, अ लिटिल मोर टू द वन यू कैन गिव द टाइम जिसको, जो आपको बहुत अच्छे से आता है क्वेश्चन, और अ लिटिल लेस टू द वन जिसको, जो आपको नहीं आता है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि जो आपको बिल्कुल नहीं आता है उसको आपको बल्कि ज्यादा सोचना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू डिवोट द टाइम टू ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो स्कैन द पेपर प्रॉपर्ली, प्रायोरिटाइज द सीक्वेंस, ठीक है, किस सीक्वेंस में आपको आंसर्स लिखने हैं। इन नो केस स्पेंड मोर देन डेजिग्नेटेड टाइम, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। रीड द क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि हमें ये वो लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें वो नहीं लिखना है जो हमें पता है। ठीक है, तो रीड द क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, रेलेवेंट आंसर लिखना है आपको। ठीक है, नाउ so these are the tips to for the answer writing and this is what we'll be focusing on throughout the course, कि हमें क्या क्या चीजें एक एक क्वेश्चन में, जो भी हमने अभी पढ़ा है, हम एक एक क्वेश्चन में ट्राई करेंगे कि हम वो चीजें अप्लाई करें, और उसके लिए हम पूरे प्रॉपर नोट्स बना सकें, हम प्रॉपरली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हमारे पास कंसोलिडेटेड नोट्स हो, और इसी तरीके से जो हमने अभी डिसाइड किया, हम डायग्राम्स देखें कि कौन से टॉपिक में हम कौन से डायग्राम्स यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स का कौन कौन से यूज कर सकते हैं, क्या कोट्स एनेक्डोट्स, हम प्रॉपरली एक डिफरेंट नोटबुक बनाएंगे जिसमें हम कोटेशंस बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट पर टॉपिक इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या कोट्स हम यूज कर सकते हैं जिससे कि हम इंट्रोडक्शन दे सकें या कंक्लूजन दे सकें। ठीक है, सो वील बी लर्निंग दोज थिंग्स सो दैट वी कैन जस्ट रेप्लिकेट इट दैट इन आवर आंसर्स। ओके, सो टू एनहांस आवर आंसर्स। ओके, सो दिस इज व्हाट वील बी फोकसिंग ऑन थ्रू आउट द कोर्स। अब फॉर दिस हमने ये सिलेबस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 10 टॉपिक्स ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स के हैं इन द GS3 पेपर। दीज आर दोज 10 टॉपिक्स। GS3 का अगर आप सिलेबस देखोगे तो दीज आर द 10 टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। ओके, सो एग्रीकल्चर पार्ट ऑल्सो वी हैव टेकन इन इकोनॉमिक्स ओनली, वो थोड़ा बहुत साइंस की तरफ भी टिल्ट हो सकता है, बट वील बी कवरिंग इट विद इन द इकोनॉमी। ओके, तो दीज आर द 10 टॉपिक्स। अब इन सब टॉपिक्स से पर टॉपिक यहाँ पे ही आपको शो हो रहा है ये PDF, यू विल बी गेटिंग इट ऑन आवर वेबसाइट। ओके, सो टॉपिक वाइज वी हैव सेग्रीगेटेड द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स। ओके, तो पर टॉपिक जो भी अभी आपने टॉपिक देखे हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, सो वील बी कवरिंग द प्रीवियस ईयर ऑल्सो, वील बी कवरिंग वट एवर स्टैटिक इज टू बी कवर्ड विद इन दैट टॉपिक एंड वट एवर करंट अफेयर्स आर गोइंग ऑन विद इन दोज टॉपिक्स। ओके, सो विद दैट question answer format we will be covering the course. So these are the topics and the questions asked from those topics in the previous years. Okay, right, these are the topic 8, 9 and 10. Okay, year भी लिखा है, कौन से साल में कौन से ईयर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या फिर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही है लेकिन वो मोल्ड करके दोबारा पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें पता है कि वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कि उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मे बी वो कॉन्सेप्ट इस वक्त न्यूज में है तो ऑब्वियसली वो फिर से इंपॉर्टेंट होगा। जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट बार बार बात की जाती है इसके बारे में अभी, तो वी हैव टू बी वेरी, मतलब हमें पता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो हमारे पास पूरा कंटेंट तैयार होना चाहिए उससे रिलेटेड। ठीक है, ऐसे ही बजट में कुछ अगर आ रहा है तो हमें उससे रिलेटेड पूरा कंटेंट हमारे पास होना चाहिए ताकि हम डायरेक्टली उसको रेप्लिकेट कर सकें। उससे रिलेटेड क्या स्कीम्स चल रहे हैं, क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, बिकॉज दीज थिंग्स, स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, नेम्स ऑफ द पीपल या उनके कोड्स, दीज आर समथिंग दैट विल एनहांस आवर आंसर्स। ठीक है, उसी से हम थोड़ा डिफरेंट बना पाएंगे अपने आंसर्स को इन कंपैरिजन टू दी अदर्स, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉम्पिटिशन है। बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि वी हैव टू कम्पीट विद अदर्स, सो वी हैव टू एनहांस आवर आंसर्स इन कंपैरिजन टू दी अदर्स आंसर्स। तो अगर हम नॉर्मल आंसर लिखेंगे तो हमें मार्क्स भी नॉर्मल मिलेंगे, बट हमें डिफरेंट, हमें एक एक मार्क्स ज़्यादा चाहिए दूसरों से, तो उसके लिए हमें डिफरेंट चीज़ें यूज़ करनी है। लाइक वी हैव टू कोट डिफरेंट पीपल, वी हैव टू कोट द इनिशिएटिव्स, द स्कीम्स, वी हैव टू लर्न दोज थिंग्स। ओके, हमें याद नहीं रहेंगी वो इनिशिएटिव्स, उस टाइम पर याद नहीं आएगा कौन सा इनिशिएटिव था, क्या था उसमें, क्या था उस इनिशिएटिव के अंदर क्या था,
उस इनिशिएटिव का नाम क्या था, उसकी फुल फॉर्म क्या थी, हम वो सब चीजें वो प्रीलिम्स के लिए नहीं, वो हमें प्रीलिम्स में तो हमें सामने आंसर है, हमें याद आ जाता है, लेकिन मेंस में हमें खुद लर्न करना होगा वो सब, ठीक है, ताकि हम रेप्लिकेट कर सकें। ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स। नाउ वील टेक एन एग्जांपल, जो हमने अभी तक देखा है कि हमें आंसर लिखना कैसे है। ऑब्वियसली वील नॉट बी कवरिंग द बेसिक्स, बट वील जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दी, वील सी हाउ द क्वेश्चन हैज टू बी रिटन, ठीक है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे वी कैन राइट द क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर हम कोई डायग्राम्स यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सिंपल वे में लिमिटेड नॉलेज के साथ हम एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव क्रिएटेड। So what are the Saptarishi initiatives for Amrit Kal announced in the Union Budget 2023-24? Discuss the ways in which the country can achieve green growth as it moves towards net zero emissions. ठीक है, अब सप्तऋषि अमृत काल यूनियन बजट 2023, अब हमें ये पता चल गया कि सप्तऋषि इज अ की वर्ड दैट वाज मेंशन्ड इन यूनियन बजट 2023-24. ओके, और अगर आपने बजट पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उस बजट को ही, अगर आप समरी डाउनलोड करोगे बजट की, तो उसको डिवाइड ही इन 7 प्रायोरिटीज में किया हुआ है, और उसी में ही उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। 7 प्रायोरिटीज, सप्तऋषि आर द 7 प्रायोरिटीज दैट आर मेंशन्ड इन द यूनियन बजट, उसी में उसको डिवाइड किया है बजट को, और उसी के अंदर सारी चीजें कवर की गई हैं, 1 प्रायोरिटी लेकर, एक प्रायोरिटी को लेकर। ओके, सो ऑब्वियसली हमें इससे पता लग रहा है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर एग्जाम। सप्तऋषि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हमें करना पड़ेगा, प्रॉपरली प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। सो सप्तऋषि, अब क्या है इसमें, जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या हैं, पहले तो हम वो देखेंगे, बिकॉज हमें जब इंट्रोडक्शन लिखना है तो उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करके लिखना है। सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज सप्तऋषि अमृत काल अनाउंस इन द यूनियन बजट 2023-24। अगर हमें कुछ भी नहीं पता है तो हमें क्वेश्चन में से ही इंट्रोडक्शन निकाल सकते हैं। हमें ये, इससे ये तो पता चल गया कि यूनियन बजट में मेंशन था। अब यूनियन बजट प्रेजेंट कौन करता है, उसका नाम आप डाल दो, कौन सी मिनिस्ट्री करती है वो डाल दो, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि इंट्रोडक्शन आपको मिल रहा है इसमें से, कि यूनियन बजट 2023-24 में एक इनिशिएटिव सप्तऋषि वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड which was also the initiative of Amrit Kal. Amrit Kal, I hope if you have given prelims, obviously the basic things you will be knowing, but obviously we will discussing the basics also in this course. But Amrit Kal बोला जा रहा है to the 75th year of independence, that is basically Amrit Kal. Amrit का मतलब क्या है, auspicious time, ठीक है। Amrit Kal means auspicious time to start a new project or to start afresh. Okay, so Amrit Kal, that means this is a word in Hindi which means auspicious time or good time to start afresh. Okay, so basically this is about the 75th year of independence, which is the running year, and this is the first budget of the Amrit Kal that was introduced in this year. Okay, so during this Amrit Kal they have given Saptarishi, that is 7 priorities were given by the Union Finance Minister in the Union Budget. So we are talking about this one, so we'll be adding it in our introduction. So first we'll see how to write the introduction. The Union Budget 2023-24 presented by Srimati Nirmala Sitharaman, Union Minister of Finance and Corporate Affairs. Okay, in the Parliament recently outlined the vision of Amrit Kal, ठीक है, which shall reflect an empowered and inclusive economy. अब ये simple words में लिखा है, but at least it is a good start, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ ऐसी कोट नहीं है या हम कुछ कोटेशन नहीं लिख पा रहे हैं, तो एटलीस्ट जितना हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है उसको हम यूज कर सकते हैं, ओके, फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। देन द बजट हैज लेड एम्फेसिस ऑन द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू मूव टुवर्ड्स नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। अब जो सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन है, अब इंट्रोडक्शन में हमारे पास दोनों चीजें कवर होनी चाहिए कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, ओके। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन कवर हो गया, सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन भी कवर हो गया, दैट ग्रीन ग्रोथ एज इट मूव्स टुवर्ड्स द नेट जीरो एमिशंस। अगर इसके बारे में हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, दैट द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू मूव टुवर्ड्स नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, अब में ये पता है कि इट इज बाय 2070 दैट वी वांट टू अचीव इट, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट थिंग है। अब जो बोल्ड में यहाँ पर लिखा है दैट वी नीड टू अंडरलाइन, जब हम व्हेन वील बी राइटिंग इट बाय आवर ओन हैंड्स वील बी अंडरलाइनिंग इट, ओके। तो 2070 एटलीस्ट एग्जामिनर को पता चल रहा है कि अच्छा यू नो अबाउट इट, दैट वी आर गोइंग टू अचीव, वी वांट टू अचीव इट बाय 2070. The government's commitment is to achieve it by 2070. Okay, so this is the introduction. अब सप्तऋषि में इंट्रोडक्शन में हम पहले तो हम एक नॉर्मल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो मेन चीज पूछी गई है, जो कीवर्ड है
उसको भी हम इंट्रोडक्शन के विद इन ही डिफाइन करेंगे। जैसे सप्तऋषि है, तो अब ये देखो, जब हमने ये बात की थी कि हम एनेक्डोट्स या कोट्स या ऐसी चीजें जो हमें लर्न करनी पड़ेंगी, हमें बजट का पता है, हमें बजट में पता है कि सप्तऋषि मेंशन किया गया था, तो हमें ये पता है कि 7 प्रायोरिटीज मेंशन की गई थी। अब प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो हमारे सामने होंगी वो चीजें, ठीक है। तो अगर हमने एक बार रीड भी किया हुआ है तो हमें याद आ जाएगा, अच्छा ये वाली 7 प्रायोरिटीज थी। बट मेंस के टाइम में हमें याद होनी चाहिए वो चीजें, ठीक है। तो अगर वो इंपॉर्टेंट है एंड वी नो दैट देयर आर चांसेस ऑफ इट टू कम इन द एग्जाम, वी हैव टू लर्न सम थिंग्स, ओके। वी कैन नॉट जस्ट रिवाइज एंड रीड एंड जस्ट गो एंड थिंक कि हम उस टाइम पर याद करके लिख लेंगे, हमें याद नहीं आएगा उस टाइम पर। तो ये जो 7 प्रायोरिटीज है, वी नीड टू लर्न दीज, ओके। अब ये सिर्फ मेन 2 वर्ड्स ही हैं, लेकिन हमें याद करना होगा, ठीक है। सो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। सो ये हम पहले ही मेंशन कर देंगे सो दैट द एग्जामिनर नोस कि अच्छा वी नो अबाउट सप्तऋषि, व्हाट इज सप्तऋषि, ओके, हु हैज प्रेजेंटेड इट, उसका इनिशिएटिव वो क्या है, अमृतकाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमृतकाल, एंड द नेट जीरो कार्बन एमिशंस का क्या लिंक है उस चीज से, ठीक है। So Union Finance Minister announced the first budget in Amritkal that we've talked about will be guided by 7 priorities that complement each other and act as Saptarishi. So these are the 7 priorities, okay, so that we'll be writing within our introduction itself. अब जो second half of the question है, discuss the ways in which the country can achieve green growth as it move towards net zero emissions, ठीक है। अब इसमें कीवर्ड क्या है, इसमें कीवर्ड है ग्रीन ग्रोथ, ठीक है। ग्रीन ग्रोथ इज अ कीवर्ड। अब हमें जब हम बॉडी स्टार्ट करते हैं अपने आंसर की, ठीक है, तो उसमें पहले हम ग्रीन ग्रोथ को डिफाइन करेंगे कि ग्रीन ग्रोथ भी क्या है, ओके। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द वेज इन विच द कंट्री कैन अचीव ग्रीन ग्रोथ। सो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम स्टार्ट कर देंगे द वेज बाय विच द कंट्री कैन अचीव ग्रीन ग्रोथ, लेकिन ग्रीन ग्रोथ भी इज ऑल्सो अ कीवर्ड। सो वील डिफाइन ग्रीन ग्रोथ एज वेल। जो हमें पता है थोड़ा बहुत, 2-3 लाइन्स वील बी राइटिंग अबाउट ग्रीन ग्रोथ, देन वील स्टार्ट द वेज to achieve green growth, okay। So now green growth we also should know, अगर हमें ये चीजें याद होंगी कि 7 priorities क्या थी, then we'll be knowing कि green growth is also one of the priorities that was mentioned in the 7 priorities of the Saptarishi, ठीक है। अब अगर हमें नहीं पता, अगर हमें वो याद नहीं है, तो we'll see कि अच्छा Saptarishi is a different thing and green growth is a different thing। green growth उसके context में है, which is also a part of Saptarishi, that we'll know only when we have learnt those 7 priorities. We already have that in our mind, ठीक है। तो we know कि ये जो आंसर है हमें उसको लिंक करके ही लिखना है। सप्तऋषि के अंदर ही एक पार्ट है ग्रीन ग्रोथ का, और उसी के कंटेक्स्ट में हमें वो आंसर लिखना है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द यूनियन बजट ओनली, ठीक है। सो हमें आउट ऑफ द कंटेक्स्ट नहीं लिखना है, ओके। सो दैट ऑल्सो वी हैव टू मेंशन। सो इन ग्रीन ग्रोथ we'll start with writing it is one of the 7 priorities, that is Saptarishi of Amritkal, the budget, 7 priorities of the budget. India is implementing many programs for, अब जो भी information है हमारे पास green growth के बारे में, green fuel, green energy, green farming, green mobility, okay, there are many programs। जरूरी नहीं है आपको सारे programs के नाम याद हो, याद है तो हम वो बॉडी में जब हम स्टार्ट करेंगे ways to achieve, उसमें हम लिखेंगे programs के नाम। बट अभी हम थोड़ा सा ऐसे करके 2-3 लाइन्स में we'll define about green growth, okay। So India is implementing many programs for green fuel, green energy, green farming and different concepts, okay। Then these green growth efforts help in what is the need of green growth, okay। So this is to reduce the carbon intensity of the economy, ठीक है। कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है ग्रीन ग्रोथ। जब हम ग्रीन इनिशिएटिव्स का मतलब क्या होता है कि आप कम से कम कार्बन इंटेंसिटी को कम कर सकें, ठीक है, मतलब हम कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सकें, दैट इज द नीड ऑफ द ग्रीन ग्रोथ। मतलब कि आप रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज हो सके एसेट्स में, ओके। सो दीज ग्रीन ग्रोथ एफर्ट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी एंड प्रोवाइड फॉर लार्ज स्केल ग्रीन जॉब अपॉर्चुनिटीज। सो दिस वी हैव गिवन अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट ग्रीन ग्रोथ ऑल्सो, ओके, बेसिकली। देन वील स्टार्ट विद वेज टू अचीव ग्रीन ग्रोथ, ठीक है। अब वो जो हमारा सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन था कि कैसे हम अचीव करेंगे ग्रीन ग्रोथ। अब उसके लिए जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमें याद होना चाहिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स, डिफरेंट स्कीम्स, कौन कौन से ऐसी स्कीम्स हैं, कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही है टू अचीव ग्रीन ग्रोथ। अब इस क्वेश्चन में अगर हमने ये क्वेश्चन दिया है, इफ वी हैव क्रिएटेड दिस क्वेश्चन, दैट मींस दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर हम इस क्वेश्चन में हमें ग्रीन ग्रोथ के बारे में पूछा है लेकिन बाकी 6 भी हैं, सो वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है।
ग्रीन ग्रोथ पूछा जा सकता है तो यूथ पावर भी पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हाउ द वेज टू अचीव इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो हमें कुछ नहीं करना है, देखो इंट्रोडक्शन सेम हो गया इन सबका, यूनियन बजट का इंट्रोडक्शन हो गया, सप्तऋषि का इंट्रोडक्शन हो गया। वेज टू अचीव ग्रीन ग्रोथ अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें हम डिफरेंट इनिशिएटिव्स के नाम, स्कीम्स के नाम याद कर रहे हैं, तो उसी के साथ हम बाकियों के लिए भी डिफरेंट स्कीम्स, इनिशिएटिव्स नोट डाउन कर सकते हैं जिसको हम लर्न करेंगे, ठीक है। ग्रीन ग्रोथ से रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं जो हम नोट कर सकते हैं, वहाँ पर कोट कर सकते हैं। ऐसे ही इंक्लूसिव डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या स्कीम्स और इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है। यूथ पावर से रिलेटेड क्या स्कीम्स या फिर इनिशिएटिव्स हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या स्कीम्स और इनिशिएटिव्स हैं। तो अगर हमें वो नाम याद है, ठीक है, पीएम प्रधान स्कीम, राइट, या फिर डिफरेंट स्कीम्स, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, सिमिलरली गोवर्धन स्कीम, ठीक है, हमें ये पता होनी चाहिए स्कीम्स के नाम ताकि हम वो कोट कर सके अपने आंसर्स में। सो ऐसे ही ग्रीन ग्रोथ का जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में हमें पता होना चाहिए दैट इट विल फैसिलिटेट ट्रांजिशन ऑफ द इकोनॉमी टू लो कार्बन इंटेंसिटी। अब कैसे ये ग्रीन ग्रोथ, अब हो सकता है हमने इन सब के नाम सुने हो लेकिन उस टाइम पर हमें याद नहीं आएगा कि ये ग्रीन ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर उस टाइम पर जब ग्रीन ग्रोथ का क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम याद नहीं कर पाएंगे कि अच्छा हमने कौन सी स्कीम पढ़ी थी जो हम इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन एमिशन इज रिलेटेड टू इट, ठीक है, बिकॉज इट इज ऑल्सो यूज टू फैसिलिटेट ट्रांजिशन ऑफ इकोनॉमी इनटू टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस, ठीक है, टू रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी। पीएम प्रणाम स्कीम, जिसमें आपको पता है कि अगर इसका फुल फॉर्म आपको पता है, अ न्यू पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, ठीक है, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमुलरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। पीएम प्रणाम का अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आपको पता है लास्ट में मदर अर्थ आ रहा है, मदर अर्थ आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो नेचुरल रिसोर्सेज से या फिर ग्रीन ग्रोथ से रिलेटेड है, तो आप उसको कोट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस विल बी लॉन्च्ड इंसेंटिवाइज स्टेट्स एंड यूनियंस टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो पीएम प्रणाम स्कीम इज यूज्ड फॉर द बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स व्हिच इज अगेन रिलेटेड टू ग्रीन ग्रोथ। गोवर्धन स्कीम, ओके, इसमें आप कोट करते हो वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स, ठीक है, 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स अंडर गोवर्धन स्कीम, उतना ही काफी है, उसके आगे आप अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बट अगर आप वो लिख रहे हो, उसको अंडरलाइन कर रहे हो, दैट अगेन गिव्स अ गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर, ओके। देन मिष्टी स्कीम, building on India's success in afforestation. Now Mishti is related to afforestation, again planting more trees, then that is again related to green growth. Then Amrit Dharohar, okay, this again is related to Amrit Dharohar. धरोहर से हमें पता चल रहा है कि हमारी, अगर आपको हिंदी में धरोहर का मतलब क्या होता है कि जो हमारी पहचान है एक तरीके से, ठीक है। So that is also talking about biodiversity, that is also talking about the wetlands, biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities and income generation for local communities. So ये चीजें हमें याद होनी चाहिए, गोवर्धन स्कीम, मिष्टी स्कीम, ठीक है, देन अमृत धरोहर, ओके, पीएम प्रणाम स्कीम, इनके बारे में when we learn those schemes we'll be able to replicate, only then we'll be able to replicate. Then vehicle replacement, okay, vehicle replacement is about replacing the old polluting vehicles, okay, and also vehicle scrapping scheme भी start हुई थी in 2021 and 22 budget was mentioned, okay, so that also you can mention. Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy, and in furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in budget 2021-22, okay, so ये कुछ schemes अगर आपको याद हैं तो उसी से आपका आंसर्स कंप्लीट हो सकता है। अब हमने यहाँ पर कुछ स्टैटिक क्यों नहीं लिया, बिकॉज इसमें कुछ स्टैटिक था नहीं, ओके, स्टैटिक में हमने सिर्फ इतना लिया कि ग्रीन ग्रोथ को हमने डिफाइन किया, ठीक है। सप्तऋषि जो इनिशिएटिव इसमें मेंशन किया गया है वो यूनियन बजट में ही मेंशन किया था, तो दैट इज ऑल द करंट पार्ट, ओके। सप्तऋषि में 7 प्रायोरिटीज आई, 7 प्रायोरिटीज का एक पार्ट ग्रीन ग्रोथ था। अब ग्रीन ग्रोथ को हमने डिफाइन किया पहले तो कि वो होता क्या है, ठीक है, उसका हाउ डज इट हेल्प, ठीक है। देन वी आर स्टार्टिंग विद वेज टू अचीव ग्रीन ग्रोथ। अब उस वेज में हाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो उसमें ऑब्वियसली we'll quote down the schemes and different initiatives taken by the government or which the government is expecting to take, ठीक है। तो उसमें हमें पता होना चाहिए these type of initiatives. ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमें सिर्फ थोड़ा बहुत याद रखना है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ग्रीन वर्ड आ रहा है, so that means it is related to green growth, okay, it is related to transition of economy to reduce carbon intensity. Then PM Pranam scheme, again we need to know the definition, the full form of it. PM Pradhan means program for restoration, awareness, nourishment and amelioration of mother earth, okay, so that is about reducing the
chemical fertilizers or balanced use of chemical fertilizers. Then Govardhan scheme again, 500 new waste to wealth plants. ठीक है, Mishti scheme again is about afforestation. Then Amrit Dharohar again, wetlands, biodiversity, so you should know about it. Vehicle replacement, ये सारी चीजें green growth से related है, so we can note it down. Then conclusion में again something that is already mentioned in the budget, that is taken, that कोई एक चीज हम लेके चल सकते हैं जो हम कंक्लूजन में लिखेंगे. ठीक है, सो लाइफ विजन फॉर लाइफ का भी यहाँ पर एक फुल फॉर्म है, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट. ओके, उसको भी आप अंडरलाइन करोगे, हाउ इम्प्रेसिव द आंसर वुड बी. अब इसमें हमने कोई डायग्राम्स यूज नहीं करा है, कुछ डिफरेंट चीजें यूज नहीं करी हैं, लेकिन हमने जो नॉलेज है उसको रेप्लिकेट किया है. हमें पता है स्कीम्स के बारे में, हमने वो स्कीम्स लर्न करी है, हम रेप्लिकेट कर पा रहे हैं. अगर हम लर्न नहीं करेंगे हमें वहां पर याद नहीं आएंगी कि कौन कौन सी स्कीम्स थी, चाहे हमने सारी मैगजीन्स पढ़ी हो, सब कुछ पढ़ा, बिकॉज हमने वो कंसोलिडेट नहीं किया एक जगह पे, हमने उसको बार बार रिवाइज नहीं किया है, और हमने उसको इस तरीके से याद नहीं किया है कि अच्छा ये सारी ग्रीन ग्रोथ की इनिशिएटिव्स हैं. ठीक है, हमने सिर्फ वैसे रीड करा है, हमने प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग रीड करा है कि अगर उससे का प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो स्कीम है वो उसका कंटेक्स्ट ये था, बट वहां पर वो स्कीम का नाम याद नहीं आएगा. ठीक है, तो हमें जो भी मेन कीवर्ड्स हैं उससे या टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, कोई कमिटीज़ हैं, तो हमें उसको एक प्रॉपरली कंसोलिडेट करना है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखना है, ताकि उस टाइम पर हम रेप्लिकेट कर सकें. कंक्लूजन में वील, अगर आपको ज़्यादा पता है, कुछ 2-3 लाइनें ज़्यादा है, वी कैन राइट कंक्लूजन इन अ पैराग्राफ, अ बिग पैराग्राफ ऑल्सो, और वी कैन कंक्लूड इट विद इन अ लाइन और 2 ऑल्सो. ठीक है, सो विद अ विजन ऑफ फॉर अ लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट और लाइफ इनिशिएटिव, India is committed to achieve net zero carbon emissions by 2070, catalyzing a green industrial and economic transformation. तो हमें ये पता था 2070 का कि we are trying to achieve it और committed to achieve it the net zero carbon emissions by 2070. तो वो हम नोट करेंगे. Life, जो कि lifestyle for the environment, that will be quoting, so that will give a very good impression to the examiner. So this is something, a model answer that you can think of. ओके, इंट्रोडक्शन दिया. इंट्रोडक्शन में हमने जो मेन कंटेक्स्ट था क्वेश्चन का वो सब कुछ एक्सप्लेन किया. जब हमने आंसर स्टार्ट किया तो वेस्ट टू अचीव ग्रीन ग्रोथ, उसमें हमने कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ स्कीम्स डाली. कंक्लूजन में हमने 2 से 3 लाइन में उसको कंक्लूड कर दिया. अगर कुछ ज़्यादा है कंक्लूड करने के लिए, कुछ स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड है, तो अगर हमारे पास, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, तो हम लास्ट में सिर्फ 2 लाइन से कंक्लूड कर रहे हैं. अगर कुछ ज़्यादा कुछ पूछा गया है जो हम कंक्लूजन में डाल सकते हैं, तो हम वी कैन कंक्लूड इट विद अ 1 full paragraph also. Okay, so this is how you can write the answer. Okay, similarly we'll be, ये एक सिर्फ एक example था of how we'll be doing. ठीक है, we have not covered the basics yet. We'll be taking each topic, we'll be covering the basics, we'll be seeing the previous year questions, seeing how much static portions we have to cover, and static से related जो question हम create कर पाएंगे we'll take that, and current affairs से related. तो एक एक topic को लेकर previous year, static and current affairs, we'll be covering all these things in the form of question and answer format. उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कमिटीज, स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, उसको नोट डाउन करेंगे ताकि हम उसको रेप्लिकेट कर सकें, उनको लर्न कर सकें और रेप्लिकेट कर सकें. डायग्राम्स कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं, फ्लो चार्ट्स कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं. we'll be properly organizing everything, consolidating our things so that we can revise before the exam. Okay, so this is how we'll be covering this course. I hope you liked it and see you on 21st of June. Thank you and all the best.